गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था क्लास 9th का, जिसमें हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय 1 था हमारा। हमने पढ़ा था कि पदार्थ 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें हमने अंतर भी पढ़ा था। इसके बाद पदार्थ क्या होता है, किनसे मिलकर के बना होता है और उनके बीच में कितने छोटे छोटे अणु होते हैं, उनमें कंपन होता रहता है, ये भी पढ़ा था हमने। कल हमने एक प्रयोग भी देखा था और ये फिगर आप लोग ज़रूर बनाएं। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। आप लोगों का पदार्थ के कणों में अभिलाक्षणिक गुण तक हो गया था। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच पारस्परिक रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक चल रहा था पदार्थ। ठीक है, चलिए आगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचे रखते हैं, जोड़े रखते हैं। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं ना कि ठोस में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, उसे आप जैसा रख देंगे वैसा बना रहेगा। जबकि जो लिक्विड होते हैं उनमें आकर्षण बल कम और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है, क्योंकि पदार्थ कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धारा को अपने अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धारा टूट जाती है? नहीं, आप पीछे से ऐसे पकड़ेंगे और फिर उसको आप छोड़ेंगे तो वैसा ही बनी रहेगी, क्योंकि पानी की धारा जुड़ी रहती है। इसका मतलब है कि क्या, पानी के कण एक दूसरे को आकर्षण बल से जोड़े रखते हैं। ठीक है, समझ में आया कि चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो और चाहे वो ठोस हो। हाँ, उनके बीच का आकर्षण बल कम और ज़्यादा हो सकता है, यानी ठोस का सबसे ज़्यादा, गैस का सबसे कम होता है, जबकि द्रव का मध्यम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। हमने कहा था ना कल, आपस में वो क्या करते रहते हैं, जो छोटे छोटे जो ठोस आपका बना हुआ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और वो भी क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। और कंपन को हम क्या कह सकते हैं, गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था में, मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होते हैं, यानी ये कंपन क्या होता है, अलग अलग होता है। ठोस में सबसे कम कंपन होगा, द्रव में उससे ज़्यादा होगा और गैस में सबसे अधिक कंपन होता है। घर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा, आकर्षण बल यानी जो खींचने का, ये ऊपर आपको बताया ना हमने कि जब उनमें कंपन भी कम होगा और वो बहुत पास पास होंगे तो आकर्षण बल अधिक होगा, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होगा। इसके बाद देखते हैं, गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है। हमने कहा ना, देखो, गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम यानी कम, और ठोस में भी अधिकतम होती है। ठीक है, गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि द्रव अवस्था में न्यूनतम गति होती है और हमारे गैस अवस्था में बहुत ज़्यादा होती है, और ठोस में भी बहुत ज़्यादा कंपन होता रहता है। हाँ, कंपन जो है वो थोड़ा होता है लेकिन ज़्यादा होता रहता है। जैसे हम ये कहते हैं कि छोटी घंटी बजाएं तो बार बार बजेगी वो। ठीक है, और अब जब बड़ा चक्कर लगाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। जैसे अगर आप एक बड़ा सा घंटा लें तो उसमें जो बीच वाली घंटी है उसको आने जाने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, लेकिन ठोस में जब जगह कम रहेगी तो उसमें क्या होगा, अधिकतम गति रहेगी। ठीक है, अब देखिए, ठोस के ये जो अणु हैं ये पास पास हैं, द्रव में थोड़ा दूर दूर हैं और गैस में बहुत अधिक दूर हैं। ठीक है, अब दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि ठोस को हमने ऐसे क्यूब के रूप में रख दिया है, वैसा ही रखा हुआ है और बहुत बीज जो है अणु बहुत पास पास हैं। इसी प्रकार द्रव में थोड़ा सा देखिए दूर है, क्योंकि बीच में स्पेस छूट जाता है, इनका कोई क्रम नहीं है इसलिए इनके बीच में स्पेस है, और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है,
तीनों अवस्थाओं में कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण, यानी चित्र आपको दिखाए गए हैं, इन चित्रों को आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। फिर ठोस पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? ठोस पदार्थ की अवस्थाएं, देखिए पदार्थ भौतिक रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्था में पाया जाता है भौतिक रूप से पदार्थ? 3 अवस्थाओं में। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। यही बात ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। हम मानव शरीर को भी पदार्थ को 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। देखिए हड्डियां और दांत ठोस होंगी, रक्त और जल द्रव, जल जो हम पानी पीते हैं वो, और रक्त क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में हो जाएगा। और जो फेफड़े में हवा भरी होती है वो क्या हो जाएगी? 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद रहती है, यानी गैसीय अवस्था में हवा और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद रहता है। अब यहाँ पर से आपको एक बात ध्यान रखना है कि पानी कितने % होता है? तो 70% हमारे शरीर में पानी होता है। आगे देखिए ठोस अवस्था, इसका निश्चित आकार होता है। ठीक है, जैसा आप रख देंगे वैसा ही आकार में रखा रहेगा, तो ठोस का एक निश्चित आकार होता है। देखिए बेटा ये बातें वही बार बार रिपीट हो रही हैं ना, अब बस इतना ध्यान देना, आपको समझते जाना है और नोट करते जाना है, ताकि आपसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आराम से इनका आंसर दे पाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठोस अवस्था, इसका निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, एक सीमा तक ही रहता है ना, वैसा एक वैसा रखा रहेगा, और एक उसकी बॉर्डर होगी, सीमा होगी। निश्चित या स्थिर आयतन होता है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ एक निश्चित आयतन रहता है। ठीक है। संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता माने क्या होता है? ध्यान समझिएगा। संपीड्यता माने होता है जैसे दबाना, जब किसी चीज़ को आप दबाएंगे तो वो दब जाता है, जैसे रबड़ को आप दबाएंगे तो दब जाता है, पानी को दबाएंगे दब जाएगा। लेकिन अगर एक लोहे का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा, क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा। तो इनकी संपीड्यता माने होता है दबना, यानी दबते क्या है? बिल्कुल भी नहीं दबते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाएगा। ये समझ लीजिए कि आप रबड़ बैंड को खींच रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब आप उसको खींचोगे तो वो खींच जाएगी, फिर वो अपने अवस्था में आ जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा खींच लिया तो फिर वो टूट जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका? उसकी संपीड्यता, या ये समझ लीजिए कि उसकी प्रत्यास्था इसको कहते हैं। एक नया शब्द है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यास्था, जब तक वो खींचने की क्षमता, जब तक कि वो टूटे ना, वहाँ तक की सीमा क्या कहलाती है? प्रत्यास्था। याद रखिएगा इस बात को, आपको बार बार रिपीट होगी ये बात। क्या कहती है? प्रत्यास्था। जब तक वो ना टूटे, एक उसकी वो वाली सीमा, जब तक उसको अधिकतम खींचा जा सके, उसको क्या कहेंगे? प्रत्यास्था। और जब उसको ऊपर खींच लेंगे तो फिर वो टूट जाएगा, यानी प्रत्यास्था से ऊपर जाने पर कोई भी चीज़ अपने वापस उसी आकार में नहीं आ सकती। ठोस पदार्थों में कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे कण होते हैं और आपस में बहुत पास होते हैं, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। शर्करा यानी आप शक्कर और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि इनका क्या होता है? क्रिस्टल के रूप में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप सोचें कि जैसे पानी को हम डालते हैं तो ये कोई लिक्विड हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर के बने हुए हैं और ये आपके ठोस ही रहेंगे। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं। स्पंज जानते हैं, जैसे स्पंज के गद्दे आते हैं आपके, उसको काफ़ी क्या कर सकते हैं? आप दबा सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने पर हवा बाहर निकल जाती है और वो दब जाता है। तो आपको ऊपर बताया गया ना कि संपीड्यता का गुण बहुत कम होता है ठोस में, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान देनी है कि संपीड्यता का गुण तो कम होता है, लेकिन कभी कभी बीच में हवा भरे होने के कारण वो संपीडित तो हो जाते हैं, लेकिन पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे इसका आपका उदाहरण कौन सा है? जैसे स्पंज के गद्दे, ठीक है, मगर हैं वो क्या? ठोस। चलिए थैंक यू, इतना ही करेंगे, और कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो पूछिएगा, ठीक है। और जो आपके फ्रेंड वगैरह हों उनके पास भेज दीजिए कि जो है ये पढ़ाया जा रहा है, क्लास 9th का, जो बच्चे 8 में रहे हों आपके फ्रेंड वगैरह ना, उनके पास भेज दीजिए, चाहे जिस स्कूल के बच्चे हों, ठीक है। थैंक यू।